Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about antihypertensive drugs. एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। सो हाइपरटेंशन जैसे ही वर्ड आता है तो उसको डायरेक्टली अपने कोरिलेट करना है आर्टरीज और वेन से, दैट मीन्स हमारी ब्लड वेसल्स से। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में हाइपरटेंशन होता है। हाइपर दैट मीन्स बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, टेंशन दैट मीन्स प्रेशर। ठीक है, तो जो भी हमारी ब्लड वेसल्स है, चाहे वो आर्टरीज हैं या फिर वेन्स हैं, इसमें जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से जो फ्लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, वो प्रेशर अगर नॉर्मल रहे, नॉर्मल दैट मीन्स 120/80 अगर रहे तो वो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हमारी पूरे बॉडी के लिए, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे हार्ट तक ब्लड लेकर के जाती हैं। ठीक है, जो हमारी वेन्स होती है हार्ट तक ब्लड लेकर के जाती हैं और आर्टरीज हार्ट से ब्लड वापस लेकर के आती हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से ये श्योर है कि आगे जा करके हार्ट की कोई ना कोई डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हाइपरटेंशन दैट मीन्स कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर एकदम से बढ़ जाना। ठीक है, अब वो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। अब अगर हम बेसिक जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसकी बात करें जो कि नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो है 120/80 mmHg। ठीक है, 120 कौन सा प्रेशर है हमारा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 कौन सा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक दैट मीन्स जब जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में फिल होगा और हमारा हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा। दैट मीन्स जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है वो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेकर के जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज्यादा है, दैट मीन्स 120 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक दैट मीन्स जब हमारा हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो उसमें दोबारा से ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, तो जो इस टाइम पे प्रेशर लगता है जब रिलैक्स रहता है हमारा हार्ट, तो क्या होता है हमारा 80। ठीक है, 80 mmHg। तो 120/80 mmHg दैट मीन्स सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी एलिवेशन होता है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर ये प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन है वो आ सकती है आगे जाकर के, अगर ध्यान ना दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है कि किस कंडीशन को हम बोलेंगे कि हाइपरटेंशन हो गई है, यानी कि कितना प्रेशर है जो कि हाइपरटेंशन में काउंट होगा। तो जो भी एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया है तो वो कंडीशन हाइपरटेंशन की ओर को जा सकती है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो 140/90 mmHg हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि हाँ, इस पर्सन को अब हाइपरटेंशन है। ठीक है, और अगर ये रेंज 120/80 और 140/90 के बीच में आए तो उस कंडीशन का हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंसिव स्टेट। दैट मीन्स अभी हाइपरटेंशन हुआ नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, दवाइयां नहीं खाई, या फिर अपनी डाइट या फिर जो भी रूटीन है उसको ढंग से फॉलो नहीं किया, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को हम एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेट जो होती है उसमें जो ब्लड का प्रेशर है वो 120 से 139 के बीच में हो सकता है, कौन सा वाला, सिस्टोलिक वाला, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 to 90 mmHg के बीच में अगर होगा। ठीक है, ये क्या है, इधर वाली रेंज आपको दिख रही है जो कि हमारा नॉर्मल बीपी है, इधर वाली जो रेंज है वो क्या है, हमारी हाइपरटेंशन वाला है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर रेंज है तो उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव स्टेट। ठीक है, जिसको विदाउट मेडिकेशन भी ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर ये हमारा ब्लड प्रेशर है वो इसको ब्रीच कर गया, ठीक है, इस जो लिमिट है इसको ब्रीच कर गया, दैट मीन्स हमारे पास स्टेज 1 वाला हाइपरटेंशन आ जाएगा। ठीक है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जो लिमिट है 140/90, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 140 से 159 के बीच में होगा, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से 99 के बीच में होगा। ठीक है, तो mmHg अगर इतना रहता है दैट मीन्स हमारी स्टेज 1 का हाइपरटेंशन है। ठीक है, अगर इससे भी बढ़ जाता है तो आ जाता है स्टेज 2 का हाइपरटेंशन। दैट मीन्स कि हमारा अगर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 160 से बढ़ जाता है, और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 mmHg से अगर बढ़ जाता है, दैट मीन्स स्टेज 2 का हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर स्टेज 2 से भी ज्यादा बढ़ जाता है, दैट मीन्स 160/100 mmHg से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत होती है। नेक्स्टली अगर हम हाइपरटेंशन के कॉजेस की बात करें तो फर्स्ट कॉज होता है इसका जेनेटिक दैट मीन्स अगर आपके पेरेंट्स में पहले किसी को हाइपरटेंशन है तो हो सकता है कि आपको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापा,
मोटापा क्या होता है कि जितने ज्यादा आप ओबीज होगे उतना ज्यादा आपके ब्लड को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उतना ज्यादा जो हमारा हार्ट है उसको उतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा सो दैट वो बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक फैट सेल्स तक भी पहुंच सके। तो ओबेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होती है हाइपरटेंशन होने के लिए। उसके अलावा जैसे जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, लाइफस्टाइल इन द सेंस कि जैसे हमारी डाइट है, या फिर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टोबैको का यूज करते हैं, निकोटिन का यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर अल्कोहल अगर कोई पर्सन लेता है, तो ये सारे कॉजेज हैं जो कि आगे चल करके हाइपरटेंशन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉजेज हैं। इसके अलावा अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे जिसके बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट फिर भी हार्ट बीट का थोड़ा सा अनइवन होना, दैट मीन्स आप रेस्टिंग में बैठे हुए हो फिर भी एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन का एक सिम्टम मान सकते हैं। उसके अलावा एकदम से नोज ब्लीड हो जाना, ठीक है, यानी कि नाक से खून आने लग जाना। उसके अलावा रेस्टलेसनेस होना, मेंटल कंफ्यूजन होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरटेंशन के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली अकॉर्डिंग टू WHO अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 बिलियन लोग हैं जो कि हाइपरटेंशन के शिकार हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है उनको हार्ट की डिजीजेस भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हार्ट की डिजीजेस होती हैं तो आपको पता है एक बार हार्ट की डिजीज हो गई तो उनको पूरी तरीके से क्योर कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो इसलिए हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी है। नेक्स्टली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लड का प्रेशर बढ़ता कैसे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड हर एक की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब जब ये वॉल्यूम 5 लीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड वेसल है उसके बीच में ही क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अब इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए एक रूम है जिसमें सिर्फ 2 लोगों के रहने के लिए जगह है, ठीक है। अब उसी रूम में अगर 10 लोग आकर के रहने लग गए, ठीक है, अब 10 लोग आएंगे तो उसके साथ साथ उनका सामान भी आएगा। अब जहां पे 2 लोगों के रहने की जगह है वहां पे 10 लोग रहेंगे तो क्या होगा, आपस में प्रेशर उनका बढ़ेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। सपोज कर लो कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम के सिर्फ 10 मॉलिक्यूल रह सकते थे, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल रहेंगे। उस 10 मॉलिक्यूल का सामान यानी कि उस 10 मॉलिक्यूल के अप्रोक्सीमेटली वाटर, ठीक है, क्योंकि जो सोडियम है, सपोज कर लो कि सोडियम का सामान है वाटर, ठीक है, तो जितना सोडियम होगा उसके ही उसी के ही जैसा, उसी के लगभग क्या होगा यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। अब सपोज कर लो 10 लोग और नए आ गए, ठीक है। सपोज कर लो कि आपने कुछ ऐसा खाना खाया जिसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट पड़ा हुआ था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट कहाँ गया, हमारी बॉडी के अंदर गया। अब क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई भी पर्सन आएगा तो उसके साथ उसका सामान आएगा। तो अगर सोडियम हमारी बॉडी के अंदर आया तो यानी कि हमने खाया, ठीक है, हमारे ब्लड तक गया अगर सोडियम, तो सोडियम के साथ साथ क्या होगा, वाटर का भी परमिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। दैट मीन्स अगर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सोडियम के, उसके साथ साथ वाटर की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अब क्या था, पहले 5 लीटर ब्लड था, अब सोडियम के आने के बाद 5.5 लीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि सोडियम के साथ वाटर भी आया। तो अब क्या हो गया, पहले 5 लीटर था, 5.5 हो गया, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब वो प्रेशर कहाँ लगेगा, हमारी ब्लड वेसल्स के बीच में, ठीक है। तो इसी प्रेशर को, इसी टेंशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। अब अगर ये सिर्फ एक बार हो रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक दिन के लिए अगर आपके घर में मेहमान रहने के लिए आए तो आप उस टेंशन को बर्दाश्त कर सकते, बट अगर यही चीज बहुत लंबे टाइम तक होती है कि कोई मेहमान आपके घर में आया और वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका सामान सब इधर उधर फैला हुआ है, तो क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है कि सोडियम 1-2 दिन अगर आपने ज्यादा नमक खा लिया तो चलेगा, लेकिन अगर यही चीज फ्रिक्वेंटली होती है तो उस कंडीशन में ये स्टेट कहां तक जा सकती है, हाइपर टेंशन वाली स्टेट तक, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दैट मींस ऐसी ड्रग्स जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस ऑफ ड्रग्स आती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है डायूरेटिक्स। डाई दैट मींस बढ़ा देना, यूरेटिक्स यानी कि यूरिन की सिंथेसिस को। तो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी यूरिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती हैं, इन ड्रग्स को बोला जाता है डायूरेटिक ड्रग्स। तो इसमें 3 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है थायजाइड डायूरेटिक, उसके अलावा हाई सीलिंग और के प्लस एस्पायरिन। हाइपरटेंशन में मेनली इन 3 कैटेगरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज करा जाता है। इसके अलावा भी डायूरेटिक्स के अंदर अदर कैटेगरीज आती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है थायजाइड, जिसके अंदर ड्रग्स आती है हाइड्रोक्लोरथायजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडेपेमाइड। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाई सीलिंग डायूरेटिक, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है फ्यूरोसामाइड, ठीक है। अब जो हाई सीलिंग डायूरेटिक है इसको हम बोलते हैं लूप डायूरेटिक। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इसे लूप डायूरेटिक क्यों बोला जाता है।
उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है के प्लस एस्पायरिंग डायूरेटिक्स। इसके अंदर ड्रग्स आती है स्पाइरोलेक्टिन और अमाइलोडाइन। इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा यूरिन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी ड्रग्स क्या कर रही है, यूरिन की सिंथेसिस को बढ़ा रही है। तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा जो यूरिनरी सिस्टम की मेन यूनिट होती है, दैट मीन्स किडनीज, वहां पे होता है। किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि किडनीज के अंदर जो काम कर रही है वो सारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अब नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारी किडनीज में लगभग 1 से 2 मिलियन तक के हो सकते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है रेगुलरली ब्लड को फिल्टर करते रहना। अब ब्लड जो फिल्टर होने के लिए आता है तो वो आता है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। आर्टरियोल्स मैंने आपको बताए थे आर्टरीज, और उससे छोटे डिवीजन होते हैं आर्टरियोल्स। तो इन एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड यहाँ पे आएगा वोमेन्स कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है कि पूरी एक डिवीजन होता है या फिर एक पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो ब्लड बचा हुआ है वो सारा जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स है उसके थ्रू चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन के थ्रू जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी कैपिलरीज से पास नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारी आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसी जो ब्लड की सेल्स हैं, या फिर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो क्या होते हैं यहाँ से पास आउट नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारे ब्लड में रह जाते हैं, तो ब्लड के थ्रू आगे निकल जाते हैं। बट जैसे आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, या फिर जैसे हॉर्मोन्स है, या फिर कोई भी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, पास होकर के कहाँ जाएंगे, हमारी जो बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ पे ये बीसी इसका मतलब है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए क्या होंगे, धीरे धीरे फिर ये आगे मूव करेंगे, मूव करके कहाँ जाएंगे, पीसीटी। पीसीटी दैट मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। नेक्स्टली वो मूव करेंगे डीएलएच दैट मींस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की ओर। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी कि जो नीचे की साइड है वहां से घूमते हुए वो क्या जाएंगे, एएलएच यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से होते हुए फिर वो पहुंचेंगे डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से होते हुए कहां जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो भी ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ है वो ब्लड यहाँ से पूरा इन नेफ्रॉन्स में मूव करके कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट इसको कहां पहुंचाएगा, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, इनडायरेक्टली ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देगा। अब क्या होता है कि जितना भी यहाँ पे यूरिन पास हुआ है, यानी कि जितना भी ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ है, उसका लगभग 99% जो कंपोनेंट्स इसमें फिल्टर आउट हुए हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं रीअब्सॉर्ब। रीअब्सॉर्ब होने का मतलब क्या है कि सारे के सारे वापस से जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1% है, यानी कि जितना भी हमारा यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ है उसका सिर्फ 1% ही होगा जो कि यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उस 1% को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे ब्लड के वॉल्यूम को हमने कम करना है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे सारे डायूरेटिक्स काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है थायजाइड डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स हमेशा याद रखना मेनली किस पे काम करेंगे, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। ठीक है, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या होता है, बहुत सारे आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, तो डीसीटी में क्या होता है, सपोज कर लो ये ऐसे है। ठीक है, डीसीटी इसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इधर समझ लो कि ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हमारा है यूरिन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा डीसीटी है इसमें होता है सोडियम प्लस क्लोरीन का को ट्रांसपोर्ट, यानी कि सोडियम और क्लोरीन एक साथ क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में मूव करेंगे, यानी कि रीअब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो हमारे थायजाइड डायूरेटिक क्या करेंगे, सपोज कर लो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया है। ये हमारे थायजाइड डायूरेटिक्स जाकर के सोडियम क्लोरीन सिंपोर्ट जो है या फिर को ट्रांसपोर्ट जिसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बाइंड होगा तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करेगा। अब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे सोडियम और क्लोरीन ब्लड वेसल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, ये यूरिन में ही रह जाएंगे। ठीक है, यूरिन में ही रह जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यूरिन में रहेंगे तो यूरिन के थ्रू ब्लड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सोडियम अगर मूव करता है तो उसके साथ साथ वाटर भी मूव करता है। ठीक है, अब अगर सोडियम ही ब्लड में मूव नहीं कर रहा है तो उसके साथ साथ वाटर भी मूव नहीं करेगा, दैट मींस वाटर भी यूरिन में ही रह जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग थी थायजाइड। नेक्स्ट क्लास आ जाती है हाई सीलिंग डायूरेटिक। नाम से ही समझ में आ रहा है हाई सीलिंग, दैट मींस कि बहुत ज्यादा इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका है हाई सीलिंग, जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी तो फ्यूरोसामाइड उससे। ठीक है, फ्यूरोसामाइड जो कि सबसे फास्टर एक्टिंग करेगी। ठीक है, तो ये फास्टर एक्शन प्रोड्यूस करती है और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं इसको, लूप डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक क्यों बोलते हैं कि जो हमने यहाँ पे लूप पढ़ा था ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो इस लूप पे जाकर के ये एक्शन प्रोड्यूस करती है। दैट मींस जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है
यहाँ पे क्या करती है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती है। ठीक है, अब जो हमारा डिसेंडिंग या फिर जो हमने लूप ऑफ हेनली की बात करें इन जनरल, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वैसे ही क्या होता है, सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का को ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का क्या होगा, को ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस को ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होगा कि जो हमारा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन है वो एक साथ अंदर मूव करेगा। ठीक है, अब हमारे जो फेरोसमाइड होते हैं यानी कि हाई सेलिंग डायरेटिक्स हैं, वो क्या करेंगे, जाकर के इस को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देंगे। अब अगर को ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया तो सेम सिचुएशन आ जाएगी कि जो सोडियम, क्लोरीन है और पोटेशियम है, यूरिन में ही रह जाएगा। यूरिन में ही रहेगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ वो यूरिन के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। यूरिन के साथ अगर बाहर निकल गया तो ब्लड का वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, यूरिन में ही रह जाएगा तो यूरिन के थ्रू इजीली बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स। के प्लस स्पेरिंग दैट मींस जो पोटेशियम है उसको ये बचा के रखेगा। ठीक है, पोटेशियम का जो सिक्रीशन हो जा रहा है यूरिन में थायराइड के थ्रू या फिर हाइसेलिंग डायूरेटिक्स के थ्रू, तो उसको ये बचाएगा। ठीक है, तो ये कैसे एक्शन करता है कि जो हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जाकर के एल्डोस्टेरॉन बाइंड करता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जनरली क्या करता है कि जितना भी हमारे आयंस होते हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यानी कि ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब वो एल्डोस्टेरॉन अपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो उस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है, जो सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और पोटेशियम का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा और पोटेशियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है कि सोडियम को हमने रीअब्सॉर्ब नहीं होने देना है, लेकिन पोटेशियम का जो सिक्रीशन हो रहा है यानी कि पोटेशियम जो यूरिन के थ्रू बाहर चला जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेते हैं। अब ये डायूरेटिक्स क्या करेंगे, जाकर के जो हमारे इंट्रासेल्युलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, ठीक है, उससे जाकर के बाइंड हो जाएंगे। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर मेनली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो डीसीटी में यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, और कुछ प्रेजेंट होते हैं सीडी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे जाकर के ये बाइंड करेंगे जिससे कि एल्डोस्टेरॉन को ये अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करने देंगे। एल्डोस्टेरॉन अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम है उसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम है उसका सिक्रीशन भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। ब्लड में पोटेशियम का लेवल रहेगा तो बाकी की जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो गड़बड़ नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा पोटेशियम स्पेरिंग जो डायूरेटिक्स है इनको हमेशा थायाजाइड के साथ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि थायाजाइड डायूरेटिक्स जब हम देते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोटेशियम का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में ही दिया जाता है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, जब हम डायूरेटिक्स को यूज करते हैं हाइपरटेंशन के लिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको 1960-70s में बहुत ज्यादा यूज करा गया था, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि जितना अच्छा एक्शन ये हाइपरटेंशन के लिए शो करते हैं उसी के साथ साथ ये बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हमारी बॉडी में शो करते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा रोक देते हैं। ठीक है, इस वजह से अब इनको बहुत कम यूज करा जाता है या फिर हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पोटेशियम का लेवल बहुत अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से इंसुलिन ढंग से रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। उसकी वजह से बहुत ज्यादा जब डायूरेटिक्स का यूज करते हैं मेल तो उसमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो सकती है या फिर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है अगर हम हाई सेलिन डायूरेटिक्स देते हैं। ठीक है, हाई सेलिंग डायूरेटिक्स क्या कर रहा है, मोस्टली जितने भी मैंने आपको बताया ना मिनरल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है या फिर क्लोरीन है, तो इन सबको ये क्या करते हैं, सारे रिमूव आउट कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, तो उसी के साथ साथ ये कैल्शियम को भी बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। अब अगर कैल्शियम का लेवल ही हमारी ब्लड में कम होगा तो उसकी वजह से हार्ट ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मसल्स हमारी पेन करने लगेंगी, जो हमारी हड्डियां हैं उनमें पेन होने लग जाएगा, आपको लिथार्जी फील होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स की वजह से डायूरेटिक्स को अब थोड़ा सा कम यूज किया जाने लगा। सो नेक्स्ट कैटेगरी है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसके अंदर ड्रग्स आती है कैप्टोप्रिल, एनार्प्रिल और लिसिनोप्रिल। ठीक है, उसके नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर दो ड्रग्स आती है, लोसार्टन और वाल्सार्टन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। तो इसके अंदर भी एक ड्रग आती है, वो है एलिस्केरेन।
ठीक है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा पूरा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है उसकी क्या साइकिल होती है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है। अब सबसे फर्स्टली क्या होता है कि जैसे ही हमारी ब्लड बॉडी में थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर कम हुआ है, ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो उसकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड के प्रेशर को आप इंक्रीज करो, ठीक है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, लिवर को एक सिग्नल भेजता है। लिवर क्या करता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, उसको ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ब्रेन ने पहले लिवर को सिग्नल भेजा कि एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रीट करो, तो उसी टाइम पे ब्रेन क्या करेगा, किडनी को भी सिग्नल भेजेगा कि आप रेनिन, एक एंजाइम होता है, इसको आप सिक्रीट करो, ठीक है। तो जैसे ही रेनिन सिक्रीट होगा, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन क्या था, एक प्रोटीन था, उसको अब इसने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट का अपना एज सच कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये वापस से फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम बोलते हैं ACE, ठीक है। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस एंजियोटेंसिन सेकंड का अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है। मेनली इसके दो रिसेप्टर होते हैं, 81 और 82। तो जब ये अपने फर्स्ट रिसेप्टर यानी कि 81 से जाकर के बाइंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीपी डिक्रीज हुआ है। अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड में जो प्रेशर लगने वाला है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा, ये इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की, जो हमारा फिल्ट्रेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो हमारा सोडियम का एक्सक्रीशन हो रहा था, उस जितना भी सोडियम अब हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगा, ये सारे के सारे यूरिन को वापस से रीअब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में लेकर के आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब यही प्रोसेस हाइपरटेंशन वाली केस में भी चलती ही रहती है, ठीक है। हाइपरटेंशन हो रहा है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड का प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है। अब उस कंडीशन में भी अगर दोबारा से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सारी रिएक्शंस रुक जाए, सो दैट जो हमारा ब्लड में प्रेशर बढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो सके, ठीक है। तो अब इसमें 3 सेट ऑफ एक्शन होते हैं जहां पे हमारी ड्रग्स काम करती हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट ऑफ एक्शन है जिसको हमने बोला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। दैट मींस जो हमारा ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, इसको हमारी ड्रग्स क्या कर देंगी, इनिबिट कर देंगी, ठीक है। अब तो ACE इनिबिटर्स क्या करेंगे, जाकर के इनिबिट कर देंगे हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। अब अगर हमारा ACE ही नहीं बनेगा तो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट ही बन के रह जाएगा, इसके बाद वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। अब हमें पता है कि हमारे एंजियोटेंसिन फर्स्ट का एज सच कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, सो दैट हमारे ब्लड का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रग्स जो थी कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, हमारे ACE को यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करेंगी। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। आपको पता है ना कि हर एक ड्रग के लिए या फिर कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है उसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये 81 रिसेप्टर होता है हमारे एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए। अब सपोज कर लो ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे आकर के बाइंड करेगा तो अपना एक्शन दिखाएगा, यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देगा। लेकिन जो हमारी ड्रग्स है लोसार्टन और वालसार्टन क्या करेंगी, जाकर के इसमें पहले ही बाइंड हो जाएंगी, ठीक है, खुद इसमें बाइंड हो जाएंगी, सो दैट जो हमारी एंजियोटेंसिन सेकंड है इसको बाइंड नहीं होने देंगी। अब अगर ये बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी ड्रग को या फिर कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है, जब तक वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो गया, हमारा 81 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया और जो हमारे ब्लड को प्रेशर को बढ़ने वाली जो प्रोसेस थी वो रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, जो रेनिन हमारी किडनी से निकल रहा था हमने क्या करा, डायरेक्टली उसको ही इनिबिट कर दिया। अब अगर रेनिन ही नहीं निकलेगा तो एंजियोटेंसिनोजन जो था वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो बाकी की सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आगे जो ब्लड का प्रेशर बढ़ने वाला था वो अब रुक जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं हमारे हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर ड्रग्स आती हैं निफेडिपिन, वेरापामिल और डिल्टियाजम। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट मींस जो कैल्शियम होते हैं उसके चैनल्स को ये ब्लॉक कर देती है। अब कैल्शियम के चैनल्स दैट मींस ऐसा चैनल या फिर एक ऐसा दरवाजा जहां से जो कैल्शियम हो सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर मूव करेगा, ठीक है। तो अगर इन चैनल्स को ही हम ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। कैल्शियम अगर नहीं आ पाते तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म हम इस तरीके से समझ लेते हैं।
सपोज कर लीजिए कि आपको घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए, कुछ सब्जी लेने के लिए भेजा गया, ठीक है, और जब आप सब्जी लेकर के आएंगे तो घर में सब्जी बनेगी, समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्शन है कि सब्जी बनना। अब सपोज कर लो आप बहुत देर तक नहीं आए, आप किसी और काम में चले गए, किसी दोस्त के साथ चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मम्मी घर के अंदर जो कैल्शियम है, यानी कि जो सब्जी बची हुई है, सब्जियां जो रह गई हैं, उससे ही क्या करेंगी, खाना बनाएंगी, ठीक है। लेकिन अब वो सब्जी कब तक चलेगी, सुबह, दिन में, शाम, जो भी अंदर बची हुई सब्जी है उससे आप कुछ ही टाइम के लिए सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होती है कि कैल्शियम को जब हम ब्लॉक कर देते हैं या फिर कैल्शियम को हम सेल के अंदर आने ही नहीं देते हैं, तो सेल के अंदर जो कैल्शियम होता है, स्टोर्ड फॉर्म में कुछ कैल्शियम होता है, तो सेल पहले उस स्टोर्ड कैल्शियम को यूज करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है कुछ देर तक। अब जैसे ही ये स्टोर्ड कैल्शियम खत्म हो जाएगा तो अब बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं बचेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स डायलिटेशन होगा या फिर रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो यही हमने कॉज कराना है, तो इसी के लिए हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर कैल्शियम अंदर आता है तो स्टोर्ड कैल्शियम के साथ मिलकर के कालमोड्यूलिन के साथ मिलकर के ये क्या करता है, मायोसिन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन कैसे होते हैं कि दोनों फिलामेंट्स होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, जब आपस में एक साइड को जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, दूर जाएंगे तो रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स में भी होता रहता है, ठीक है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से जो कैल्शियम आ रहा है इसको इसके गेट पे ही रोक देंगे, दैट मीन्स इसका जो चैनल था उसको ही हम ब्लॉक कर देंगे। अब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, थोड़ा सा कैल्शियम जो बचा हुआ है उससे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे ही वो कैल्शियम खत्म होगा यहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगी, रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो आराम से कम हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्रोपेनोनॉल और एटिनोनॉल। उसके अलावा कैटेगरी आती है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्राजोसिन और टेराजोसिन। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी आती है अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है लेबेटालॉल और कार्बिडायोल, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, उसके दो रिसेप्टर्स होते हैं। दैट मींस अगर एड्रेनालिन रिलीज होगा तो जाकर के या तो अल्फा पे बाइंड होगा या फिर बीटा पे बाइंड होगा, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे करते हैं कि जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो SA नोड के पास प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा साइनो एट्रियल नोड होता है उसके पास प्रेजेंट होते हैं, और जो हार्ट बीट का कंडक्शन है उसको वो क्या करते हैं, मतलब फैसिलिटेट करते हैं। अगर एड्रेनालिन रिलीज हुआ और बीटा रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ तो हमारी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसी चीज को ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो बीटा रिसेप्टर्स में क्या होता है, जब बीटा रिसेप्टर्स पे कोई भी ड्रग आकर के बाइंड होगी तो ये रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। उसके अलावा जो हमारा कार्डियक वर्क है, यानी कि कार्डियक वर्कलोड को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, सपोज कर लो ये हमारा हार्ट है, ये पंप हो रहा है, जो हमारी 72 बीट्स पर मिनट है नॉर्मल, उससे पंप हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही एड्रेनालिन का स्टिमुलेशन आया तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज तेज पंप करने लग जाएगा। तो जितना तेज पंप करेगा उतना ज्यादा हार्ट को काम करना पड़ेगा, है ना, उतनी ज्यादा बार इसको कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट आएगा, यानी कि उतना ज्यादा ब्लड यहाँ से पंप होके मतलब पंप होगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो यानी कि जल्दी जल्दी ब्लड अगर हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा तो उतना ज्यादा प्रेशर जल्दी जल्दी लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जो अल्टीमेटली हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि सिर्फ एक बार अगर बीटा रिसेप्टर्स पे आकर के बाइंड हुआ एड्रेनालिन तो उसकी वजह से नहीं होगा, जो कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे कि अगर हमारे सामने शेर आ गया या फिर कोई भी ऐसी चीज आ गई जिससे हम डरते हैं तो एकदम से हमारे हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही अगर परसिस्टेंट रहा, बहुत लंबे टाइम तक रहा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। रिसेप्टर्स की बात नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं अल्फा रिसेप्टर, जो कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हमें क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि ब्लड जितना ज्यादा मिलेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज्यादा हमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा और उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स अगर बहुत टाइम तक स्टिमुलेट रहते हैं या फिर ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब अगर हाइपरटेंशन है तो ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड है तो हमने इनको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए हम क्या देंगे, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे। दोनों रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाएंगे तो आगे जो ये इंक्रीज बीपी वाली कंडीशन है ये नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो हाइपरटेंशन वाली स्टेट भी नहीं आएगी, ठीक है।
जो लास्ट कैटेगरी थी अल्फा प्लस बीटा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम एक ही ड्रग देंगे तो जाकर के वो दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। अब रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए तो जिनका एक्शन आने वाला था आगे की बीपी को जो बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले थे वो नहीं आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रली जो क्या करेंगे, यानी कि हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, उन सबको क्या कर देंगे, लाइसिस, यानी कि उनको तोड़ देंगे। तो उसको तोड़ने की वजह से क्या होगा, ब्रेन से ही ऐसा सिग्नल नहीं आएगा जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। तो इन ड्रग्स को देंगे तो ये ब्रेन से जो आने वाला सिग्नल है उसको पहले ही ब्लॉक कर देंगे, तो ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, तो ब्लड प्रेशर हमारे बढ़ने के लिए जो सिग्नल आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में दो ड्रग्स आती है, मिनॉक्सिडिल और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स। और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आर्टरीज को डायलेट करती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि वेन्स को डायलेट करती हैं। अब आर्टरीज और वेन्स अगर डायलेट हो जाएंगे तो जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज की ड्रग हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर आती हैं। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can also subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.